नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी आप सभी का स्टडी विद जीतेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के कुछ वंशों को देखेंगे जिनका मध्य प्रदेश पर विस्तार हुआ है, साक्ष्य हुए हैं या कुछ नियंत्रण देखा है। यानी हम दक्षिण भारत के उन राज्यों को यहाँ डिस्कस करेंगे जिनका मध्य प्रदेश में या तो हमें कोई साक्ष्य मिले हैं या मध्य प्रदेश में उनका विस्तार देखने को मिला है। ये सारी चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। यदि आपको थोड़ा सा भी पुराना याद हो तो मौर्योत्तर काल के बाद हमने जब देखा कि देशी उत्तराधिकारी में शुंग वंश आए, कौण वंश आए और सातवाहन वंशों की विशेषकर, तो सातवाहनों का जो विस्तार हमें देखने को मिला वो दक्षिण भारत में देखने को मिला। 5 शाखाओं में वो डिवाइड हुए। हमने सारे बताया आपको कि उत्तरी दक्कन में आपको अभीर वंश देखने को मिलता है, नागपुर में आपको वकाटक वंश देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की हैं। कर्नाटक में कदम वंश वगैरह है ना, सारा डिस्कस किया है। तो अब यहाँ हमने देखा कि दक्षिण में सातवाहन वंश है, तो सातवाहन को तो हम पढ़ चुके हैं वहाँ। अब हम क्या देखेंगे, सातवाहन वंश का जब पतन हुआ या सातवाहनों की जब, क्योंकि 5 शाखाओं में तो वैसे ही टूट चुके थे, तो जब कमजोर होता है कोई भी वंश तो दूसरा उसका सामंत वगैरह नया वंश का क्या करता है, उदय होता है। तो हम देखते हैं कि सातवाहनों के सामंत के रूप में हमें वकाटक देखने को मिले। इनका हमें मध्य प्रदेश में साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं, विस्तार देखने को मिल रहा है विंध्य क्षेत्र से, या ऐसा कह सकते हैं कि मालवा के पूर्व में बुंदेलखंड वाले रीजन से कह सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वकाटकों को हम देखेंगे मध्य प्रदेश में इनके कहाँ कहाँ हमें साक्ष्य या इनका विस्तार देखने को मिला है। इसके बाद वकाटकों के भी सामंत हमें देखने को मिलते हैं बादामी के चालुक, यानी ये उत्तरी कर्नाटक वाले रीजन की बात करेंगे हम। सारा अभी मैप में आपको क्लियर करेंगे कौन कहाँ से है। इसके बाद हमें राष्ट्रकूट देखने को मिले, ये भी सामंत है बादामी के चालकों को। इनका हम कह सकते हैं कि मध्य कर्नाटक की बात कर सकते हैं, मान्यखेड़ वगैरह इनकी राजधानी पड़ती है। और राष्ट्रकूटों का तो काफ़ी बड़ा विस्तार देखने को भी मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कल्याणी के चालुक जो उत्तरी केरल कर्नाटक वाले रीजन में है। तो ये तो सारे हमें मिले पश्चिमी साइड। इसी पूर्व साइड हमें यहाँ आंध्र वाले रीजन में पहलव वंश मिले और तमिलनाडु वाले रीजन में हमें आपके चोल वंश मिले। तो इन वंशों में से किन वंशों ने मुख्यतः मध्य प्रदेश में विस्तार किया है या उनके हमें साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है तो हमें सारा देखना पड़ेगा। और हमने जिस तरीके का आपको यहाँ इतिहास पढ़ाया है, जैसे आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से हमने इसको यहाँ आपको देखा है, ताकि जब भी आप भारतीय इतिहास पढ़ें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद क्या कड़ी है आपको पता चल जाए। मौर्य काल कंप्लीट हो रहा है, क्या पढ़ोगे, मौर्योत्तर काल पढ़ोगे, उसमें देशी उत्तराधिकारी पढ़ोगे, विदेशी पढ़ोगे। फिर जब इसके बाद आप गुप्त काल पढ़ोगे, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल पढ़ोगे, फिर दक्षिण भारत पढ़ोगे। दक्षिण भारत में कौन सा वंश पहले पढ़ा आपने, सातवाहन वंश पढ़ चुके। अब हम आगे के देखेंगे। तो यानी हम सारा इतिहास इस तरीके से ही आपको यहाँ पढ़ाया गया है कि आप चाहे भारतीय इतिहास पढ़ रहे हो, भले ही हमने यहाँ कम चीज़ें ली हैं, क्योंकि एमपी की हिस्ट्री में हम चाहो तो आप गुप्तों को उस तरीके से पढ़ नहीं सकते कि उनकी आर्थिक स्थिति भी देखें, है ना, उनका सामाजिक जीवन भी देखें, वैसा तो देख नहीं सकते हम। फिर भी हमने इस तरीके से पढ़ा कि क्रैश कोर्स के नाम से कह सकते हैं। और एमपी का सारा डेटा कवर किया है, चाहे वो मेंस में हो चाहे प्री में हो। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम दक्षिण भारत के इतिहास को समझेंगे। पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं, गुप्तोत्तर काल को भी कहना हो तो कह सकते हैं। बेसिकली इसको यदि सही तरीके से देखा जाए तो दक्षिण भारत का इतिहास हम कहें। हम इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली में। कहाँ से हम इसको पढ़ेंगे और थोड़ा सा आपको याद भी रहे कि हम इसको पढ़ाने कहाँ से वाले हैं। तो मौर्योत्तर काल तो आपको याद ही होगा, पढ़ा चुके हैं हम पूरा। मौर्योत्तर काल में दक्षिण की तरफ जो हमें इतिहास देखने को मिलता है वो हमें सातवाहन वंश देखने को मिलता है। इसकी हम 5 शाखाओं को भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप इन सारी चीज़ों को यदि देखते हैं तो इनका क्षेत्र कहाँ है, इनको हम क्षेत्र जो कहेंगे सातवाहनों का, ये वाला रीजन कहें तो ज़्यादा सही बैठता है, यानी उत्तरी दक्कन वाला। यहाँ पहले अवीर वंश भी था, इन्हीं की शाखा थी 5 में से। अब सातवाहनों का जब कमज़ोर होते हैं तो इनके सामंत के रूप में हमें देखने को मिलते हैं क्या, हमें वकाटक वंश देखने को मिलता है। अब जब भी केंद्रीय के सत्ता कमज़ोर होती, यानी मान के चले ये कोई सेंटर में सत्ता है बड़ी और इसके जो कुछ सामंत हैं, अब मान लो ये सत्ता कमज़ोर होती है और ये सामंत ताकतवर होता है, तो ये अपने आप को अपना एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर देगा, समझ गया ना। फिर सत्ता इसके नाम से चलने लगेगी, यही होता है आपको। तो मान लो ये कमज़ोर हुआ तो वकाटक आ गए। वकाटकों को इनका क्षेत्र देखें हम तो विदर्भ बरार वाला रीजन हम कह सकते हैं, नागपुर रीजन, विदर्भ बरार ये रीजन, यानी थोड़ा सा राजधानी इन्होंने नागपुर बनाई, जिसको हम उस जमाने में नंदी बर्वन बोला करते थे, नंदी बर्धन, समझ गया ना। इनके भी सामंत हुए। जब वकाटकों का भी समय खत्म हुआ तो यहाँ देखने को मिले हमें बादामी के चालुक,
इसी को हम वातापी के भी चालक बोलते हैं। इनका क्षेत्र कहाँ देखने को मिलेगा? इनका क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा उत्तरी कर्नाटक रीजन, बीजापुर वगैरह इनका मूल निवास है। जैसे इनका विदर्भ देखने को मिला हमें इनका, बाकी फिर इनका जो साम्राज्य हुआ बादामी के चालकों को, वो तो बहुत बड़ा हुआ। इन्होंने कर्नाटक पूरा, जो तेलंगाना वाला आज का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का उत्तरी दक्षिण वाला क्षेत्र और गुजरात की यहाँ तक दक्षिण वाले हिस्से तक पर इनका काफ़ी बड़ा साम्राज्य देखने को मिला था। अब हम सब बताएंगे जब पढ़ाएंगे। अब इनके भी सामंत हुए राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट आपने खूब देखा हुआ है, त्रिपक्षीय युद्धों में या त्रिकूट संघर्ष में इनका खूब योगदान है। राष्ट्रकूट वंश देखने को मिलता है, ठीक है। राष्ट्रकूटों के सामंत हुए। राष्ट्रकूटों का क्षेत्र कहाँ है? इनका कह सकते हैं तो मध्य कर्नाटक कहें, राजधानी मान्यखेट यहीं पड़ती है जहां हम अभी वो बना रहे हैं आपको सर्कल। तो इसको थोड़ा सा हम पेन से कर दें कौन किसका क्षेत्र है, कंफ्यूजन ना हो। देखो सातवाहनों का देख लिया आपने, वाकाटकों का क्षेत्र कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना। वातापी के चालकों का ये वाला, नहीं उत्तरी कर्नाटक, और राष्ट्रकूटों को हम देखेंगे मिडिल कर्नाटक के। अब इनके भी सामंत देखने को मिले हमें, जिनके हमें किनके सामंत देखने को मिल रहे हैं? राष्ट्रकूटों के सामंत देखने को मिलेंगे हमें, तो वो है आपके कल्याणी के चालुक्य। कहाँ है इनका रीजन? उत्तरी केरल और दक्षिणी कर्नाटक वाला रीजन हम कहें तो यही इनका क्षेत्र था। बाकी फिर इनका मूल बता रहे हैं, विस्तार तो उन्होंने फिर काफी किया है। तो ये रीजन हुआ है किनका? कल्याणी के चालक। ये तो पश्चिमी तरफ आपने देखे भारत के। अब भारत के पूर्वी तरफ दो राज्य हमें देखने को मिलेंगे। पहला वंश देखने को मिला हमें आंध्रा वाले रीजन में, यहां देखने को मिला हमें पहला वंश। और तमिलनाडु कह ले हम, या उत्तरी तमिलनाडु वाले रीजन, यहाँ हमें चोल वंश देखने को मिलता है। अब सीधी सी बात एक और आप यहाँ ध्यान रख लें, भले हम उसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इनका पूरब वाले का, पश्चिम पूरब वालों का संघर्ष देखने को मिलेगा हमें। कभी इनको हराएंगे, कभी उनको हराएंगे, है ना। क्योंकि कृष्णा का द्वाब वाला क्षेत्र आएगा तो वहाँ गोदावरी कृष्णा वाले विवाद होंगे, उस पर हम इतना भी डिस्कस नहीं करेंगे। आप तो ये देखें कि ये दो वंश यानी बादामी के चालक और राष्ट्रकूट के चालकों का संघर्ष किनसे चलता रहा, इसी डायग्राम में हम लिख दे रहे हैं। इनका संघर्ष पहलवों से चलता रहा, ठीक है ना, समानांतर चलता रहा। कभी इन्होंने उनको हराया, कभी उन्होंने इनको हराया। और कल्याणी के चालुक्य की बात की जाए तो इनका संघर्ष चलता रहा इनसे, चोलों से। तो इसी डायग्राम में आपको ये दो चीजें भी स्पष्ट हो गई हैं कि कभी बादामी के चालुक्यों ने पहलों को हराया, कभी इन्होंने हराया। तो शुरुआत बादामी के चालुक्यों से हो गई थी। तो राष्ट्रकूट और बादामी ये दोनों जो शक्तियां हैं वो लड़ती रही पैरेलली किससे? पहलव वंश से। और कल्याणी के चालकों का संघर्ष चलता रहा चोल वंश से। वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी जानकारी के रूप में आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम क्या देखेंगे? वाकाटक वंश, उसका क्षेत्र, राजधानी, सारी चीजें देखेंगे और देखेंगे मध्य प्रदेश में इनका विस्तार कहाँ तक देखने को मिला। पर यदि आप ये भूमिका नहीं जानते तो इसको पढ़ने में आप सक्षम नहीं होते। चलिए इसको रब करते हैं और आप हेडिंग डाल लें, वाकाटक वंश। इसका क्षेत्र देखेंगे कहाँ ये उदय हुए या इनका मूल क्षेत्र क्या था। मूल क्षेत्र लिख डाल, तो इसको हम मैप से ही बताएंगे कहाँ इनका क्षेत्र देखने को मिला। आपको छोटा सा मैप बनाएंगे और ये मैप बनाने की प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, भले ही आप कितना ही सही बनाएं, क्योंकि एक आइडिया हो जाता है जब आप मैप को बनाना चालू करते हैं। तो इनका जो वाकाटकों का जो मेन क्षेत्र हम देखें तो बेसिकली ये विदर्भ वाला क्षेत्र है।
ये आपका गोवा हुआ, ये महाराष्ट्र वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो अब हम देखें ये इनका जो क्षेत्र है विदर्भ वाला रीजन है, तो हम इसको यहाँ बना देते हैं। यानी इनका मूल क्षेत्र की बात करें तो हम लिख सकते हैं मोटा मोटा डायग्राम में विदर्भ या बरार वाला रीजन, ठीक है। और अब हम इसकी राजधानी की बात करेंगे। अब तो सारा डिस्कस करना है हमें, कौन राजधानी है, कहाँ से उत्पत्ति हुई। तो मूल क्षेत्र आपने देखा कि विदर्भ के रीजन से है, और हम अब लिखते हैं राजधानी, यानी इनकी कैपिटल कहाँ रही। तो आप देख रहे हैं विदर्भ का रीजन है, तो राजधानी क्या बनेगी, नागपुर ही बनेगी। परंतु उस समय हम उसको नंदी बर्मन बोलते थे, नागपुर। तो नागपुर को ही क्या बोला जा रहा है, नंदी वर्धन। और आगे चल के राजधानी आपकी प्रवरपुर बनेगी, एक नया शहर बसेगा प्रवरपुर, जो राजधानी रहेगी। अब राजधानी हो गई। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति की, कहाँ से ये लोग आए हैं। उत्पत्ति में आपने देखा कि सामंती हैं, किनके सामंत हैं, सातवाहनों के सामंत हैं। तो लिखेंगे सातवाहनों के वंश के सामंत थे। एक चीज क्लियर हुई। दूसरा लिखेंगे ये विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण हैं, यानी ये ब्राह्मण शासक देखने को मिले आपको। अच्छा, सातवाहन वैसे ही ब्राह्मण थे, उनके सामंत थे तो ब्राह्मण थे। और एक और इनमें देखेंगे आप, यह है सम्मानित, मतलब काफी प्रतिष्ठित वाले लोग थे, सम्मानित एवं सुसंस्कृत। सुसंस्कृत हमें देखने को मिले। के शासक वर्ग थे के या सम्मानित एवं सुसंस्कृत शासक वर्ग से थे। ये इनके बारे में जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इनका गोत्र ध्यान रखना है कि ये विष्णु वृद्धि गोत्र से थे, ब्राह्मण हैं, और ये सम्मानित और सुसंस्कृत शासक वर्ग में थे। इसके बाद हम देखेंगे इनका राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह देखेंगे इसके बाद। तो राजकीय चिन्ह देखा जाए तो सिक्के पर गंगा की आकृति बनी हुई है। तो सिक्कों पर क्या देखने को मिला हमें, गंगा की आकृति, ठीक है, बनी है। यही इनका बनी थी, तो राजकीय चिन्ह हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसमें ये दो शाखाओं में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम इनकी दो शाखाओं को देखेंगे, तो हेडिंग डाल लें आप, इनकी दो शाखाएं। इनकी दो शाखाओं में ये डिवाइड हुए, नाम लिख लें। पहली शाखा जो देखेंगे बिंद शक्ति देखने को मिली हमें। बिंद शक्ति की मूल शाखा, यानी बिंद शक्ति जो थी वो इनकी मूल शाखा वाले कह सकते हैं, बिंद शक्ति, ये मूल शाखा कह लें आप। और एक हमें बेसिन शाखा देखने को मिली। दोनों बताएंगे कौन कहां से है। बेसिन शाखा, ये आपने इनके बारे में बेसिक जाना। आप स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, प्रमुख शासकों को देखेंगे इस वंश में कौन कौन से हुए। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। और सब हेडिंग डाले इसमें प्रमुख शासक।
हम एक एक शासक को डिस्कस करेंगे और कहाँ इनका मध्य प्रदेश से संबंध है उसको भी हम प्रमुखता से देखेंगे। पहला शासक जो होते हैं, अच्छा, इन बकाटक वंश का यदि हम देखा जाए एक समय और आपको बता दें तो इनका समय होता है 250 एडी से लेकर 500 एडी के मध्य, यानी इस समय उत्तर भारत में कौन शासन कर रहा है? तो आपको याद हो गुप्तों की सत्ता है ऊपर, तो गुप्तों का श्री गुप्त कब बैठते हैं? 240 से 280। इसके बाद घटोत्कच बैठते हैं आपके 280 से 319, और 319 में आपको पता है कौन बैठ जाते हैं? आपके चंद्रगुप्त प्रथम बैठते हैं और 335 तक चलते हैं। इसके बाद समुद्रगुप्त आ जाते हैं, 35 से 75 तक रहते हैं समुद्रगुप्त। 75 तक आप 5 साल के लिए रामगुप्त रहते हैं जो कमजोर शासक होता है। इसके बाद विक्रमादित्य द्वितीय होता है जो 380 से लेकर 415 तक जाता है, और उसके बाद कुमारगुप्त बैठते हैं 415 से 455 तक, और इसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं 455 से 467 तक। इसके बाद गुप्तों का उत्तराधिकारी मतलब है कमजोर शासक के रूप में सब चलते हैं। हमने आपको कल बालादित्य तक पूरी कहानी सुनाई हुई है, पूर्णों को उन्होंने छिन्न भिन्न किया था। तो यानी देखा जाए ऊपर मोटा मोटा तो इनका गुप्तों, यदि आप देखें थोड़ा सा, तो यहाँ तो इनका क्षेत्र है, और उत्तर भारत में देखा जाए तो यहाँ कौन है? गुप्त सत्ता है अभी और मजबूत स्थिति में है। और पश्चिम वाला रीजन में देखा जाए तो ये पश्चिम वाला जो दिख रहा है आपको, यहाँ आपको पश्चिमी क्षत्रप कह सकते हैं, यानी यहाँ हमें अभी शकों की शाखा देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि शकों का पूर्ण उन्मूलन कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय करते हैं, यानी एक शाखा उनकी हमें उज्जैन में रुद्र सिंह द्वितीय के रूप में देखने को मिलती है। समझ रहे हो ना बात? यानी हम इस वंश को जो देख रहे हैं पहले गुप्तों के, भाई ये जो रीजन है ये किनका सत्ता है? ये बकाटक वंश की है। ऊपर गुप्तों का देख रहे हैं आप शासन, क्या नहीं देख रहे हैं? और यहाँ यदि हम इस रीजन की बात करें पश्चिम वाले में, जिसमें हम मालवा को भी थोड़ा शामिल करते हैं, तो यहाँ हमें पश्चिमी क्षत्रप देखने को मिल रहे हैं, यानी पश्चिमी के शक, पश्चिम शाखा के क्षत्रप, क्योंकि और उनकी शाखा जो पश्चिमी के क्षत्रप है उनकी एक शाखा मध्य प्रदेश के पश्चिमी मालवा तक उनका अधिकार है। अब इन्हीं को तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे तभी तो इनको पूरा उन्मूलन करेंगे। तो यानी कुल मिला के कहने का आशय ये था कि दक्षिण में आपको बकाटक वंश देखने को मिल रहा है, तो ऊपर कौन है? उत्तर में ये दक्षिण भारत में देखने को मिल रहा है आपको। तो उत्तर भारत में कौन है इस समय? उत्तर भारत में ये स्थिति चल रही है, गुप्तों की सत्ता है, और यहाँ थोड़ा सा हिस्सा में हमें शक देखने को मिल रहे हैं पश्चिम वाले। तो ये समझाने का आशय था हमारा। अब पहले शासक होते हैं आपके विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति समय लिख लें, जो भी हमें थोड़ा सा किताबों के माध्यम से पता चला है। 250 से 270 तक है, यानी गुप्तों के समानांतर ही ये सत्ता चल रही है। इससे आपको आइडिया हुआ एक, और यही संस्थापक है, यही संस्थापक है। तो लिखेंगे इस वंश के संस्थापक हैं ये, इस वंश के संस्थापक हैं ये थे। ठीक है, दूसरा फैक्ट लिखेंगे इनका विस्तार कहाँ तक हुआ इन्होंने, तो लिखेंगे शुरुआत में इन्होंने अपनी शक्ति मालवा के पूर्व, मालवा का पूर्व क्या है मध्य प्रदेश के देखा जाए तो आपको बुंदेलखंड देखने को मिलता है, और दूसरा कहें तो आपको क्या देखने को मिलता है? दूसरा देखा जाए तो विंध्य प्रदेश भी देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें पूर्व साइड विंध्य प्रदेश भी तो देखने को मिल रहा है। यानी मालवा के पूर्व में इन्होंने शक्ति क्या की? अपनी पूर्व में शक्ति स्थापित की। ठीक है ना, यानी शुरुआत में अपनी शक्ति मालवा के पूर्व से स्थापित की इन्होंने, यानी मध्य प्रदेश में ही इन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार शुरुआत में किया। ठीक है, ये आपने जाना इनके बारे में। अब मालवा के पूर्व में आप देखें तो आप देखते हैं कि रीवा पन्ना का पठार देखने को मिलता है, बघेलखंड का, यानी विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड के हम क्षेत्र कह सकते हैं दूसरी शब्दों में। यहाँ से इन्होंने शक्ति का शुरुआत की है। दूसरे शासक आते हैं इनका पुत्र, जिसका नाम होता है, बड़ा महान शासक है, प्रवरसेन प्रथम। सबसे इंपॉर्टेंट शासक है इस वंश का, प्रवरसेन प्रथम गद्दी पर बैठता है। इसका समय मिलता है में 275 से लेकर 335 ईडी तक मिलता है, यानी शासक तो बनता है ये। और कौन है? तो पुत्र है ये विंध्य शक्ति का। ये
इसने काफ़ी विकास किया है, क्योंकि इसने अपने आप को महाराजा और सम्राट की उपाधि धारण की इसने। तो इससे ही पता चलता है कि इसने साम्राज्य का सही से अपने आप को राजा माना। इसने सम्राट ऑब्लिक महाराज की उपाधि धारण की। जब भी कोई राजा उपाधि धारण करता है यानी स्वतंत्र सत्ता उसकी स्थापित हो चुकी, ये संभवतः वो सामंत के रूप में रहे हों, महाराज की उपाधि धारण की, पहला तथ्य जाना। दूसरा, अब जब राजा बनेगा तो अपनी शक्ति का विस्तार भी करेगा। तो इसने 4 अश्वमेध यज्ञ, 4 अश्वमेध यज्ञ तो समझते ही, जहां तक घोड़ा दौड़े जो भी राजा रोके उससे युद्ध होगा। तो लिखेंगे इसने 4 अश्वमेध यज्ञ प्लस 1 वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ कई के लिए होता है? वाजपेयी यज्ञ राजा के जन्मदिन के अवसर पे होता है वाजपेयी यज्ञ, तो ध्यान रखेंगे आप। ये सब यज्ञ वगैरह लिख लें आप थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो राजा के जन्म अवसर पर, राजा के जन्म अवसर पर मना। तो इसने 4 अश्वमेध और 1 वाजपेयी यज्ञ करवाए। ठीक है, अब इसका विस्तार देखेंगे आप तो आप समझ जाएंगे कि इसकी शक्ति मध्य। देखो, पहला वाला शासक देखा तो क्या देखा आपने? मालवा के पूर्व से इसने शक्ति का विस्तार किया शुरुआती दौरों में। और ये क्या करता है? ये अपनी शक्ति का विस्तार बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक फैलाता है। तो कितना बड़ा साम्राज्य की स्थापना करता है। तो इसने, देखेंगे आप यहाँ, इसने अपनी शक्ति का विस्तार मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, क्योंकि इसके पिताजी तो देखे आपने कि मालवा के पूर्व से ही इन्होंने, अच्छा मालवा क्यों नहीं लिखा? मालवा के पूर्व भी क्यों कहा? मालवा में कौन है इस समय? इस समय मालवा में पश्चिमी शक हैं, है ना, क्षत्रप। अभी उनका पूर्ण उन्मूलन नहीं हुआ है, गुप्त तो करेंगे। तो इनका विस्तार मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से दक्षिण में, दक्षिण भारत के हैदराबाद तक हुआ है, तक किया है, यानी तेलंगाना तक आ चुका है ये आदमी। यहां तक इसका पूरा, यहां देखा जाए तो ये पूरी शक्ति का क्या देखने को मिल रहा है आपको? इसका विस्तार देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। अभी हम पश्चिमी मालवा की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपने जाना। इसके बाद इसने अपना साम्राज्य, अभी हम इसके बारे में ही लिखा रहे हैं इसलिए हम इस एक ही स्लाइड करा दे रहे हैं। इसने अपना साम्राज्य अपने पुत्रों में विभाजित किया। इसने अपना साम्राज्य पुत्रों में विभाजित किया था। तो 2 पुत्र हुए इसके। एक पुत्र का नाम था गौतमी पुत्र और एक का था सर्वसेन। 2 पुत्र हुए। गौतमी पुत्र को नागपुर के समीप नंदी बर्मन का क्षेत्र मिला। ठीक है ना। तो लिखेंगे नागपुर के समीप नंदी बर्धन का क्षेत्र मिला। ठीक है। और इसको देखा जाए तो इसको बरार से इसकी जगह का नाम है वत्सगुलम। अच्छा, ठीक है। तो इसको बरार से वत्सगुलम तक क्षेत्र मिला। ठीक है ना। तो इस तरीके का क्षेत्र का बंटवारा हुआ। एक और आप नोट में लिख लें यहीं, फिर हम दूसरे शासक को यहां कंप्लीट कराएंगे। नोट और लिख लें आप। जो आपका गौतमी पुत्र है, इसका विभाग कल हमने नागवंश पढ़ाया था। नागवंश के भाव नाग की पुत्री से हुआ। तो ये फैक्ट लिख लें आप। ये राजा नहीं बना, इसका पुत्र राजा बनेगा। तो लिखेंगे गौतमी पुत्र का विवाह नागवंश के भाव नाग, कल पढ़ाया है आप देख सकते हैं, नागवंश हमने, भाव नाग की पुत्री से हुआ। और पुत्री से हुआ।
और पुत्री से जो लड़का पैदा होगा वो होगा रुद्रसेन प्रथम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। आपने अभी तक क्या देखा कि जब दक्षिण भारत में वकाटकों का विस्तार हो रहा था तो उत्तर में कौन है, मतलब उत्तर में गुप्तों के समानांतर ये सरकार चल रही है, यानी ऊपर उत्तर में गुप्तों शासन है और नीचे वकाटक देखने को मिल रहा है, और पश्चिम में हमें क्षत्रप देखने को मिल रहे हैं। आपके समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी आप पूरी स्थिति को दिमाग में बैठाले हुए हैं। तो अब क्या होगा, गुप्तों से इनके वैवाहिक संबंध होंगे। तो अभी तक आपने कितने शासक देख लिए? 2 शासक देख लिए। तीसरे शासक हेडिंग डालें, रुद्रसेन प्रथम। कौन है भाई ये नया शासक? रुद्रसेन। गौतमी पुत्र का विवाह हो गया है नागवंश के पुत्री से, तो उनसे पैदा जो लड़का हुआ यही है। तो इनके पिता किसका पुत्र है? जो लिख लें आप तो याद हो जाएगा, गौतमी पुत्र का। ठीक है। और रुद्रसेन का एक समय देखा जाए तो मोटा मोटा 335 से लेकर 360, यानी कौन है इस समय ऊपर? गुप्तों के पास कौन शासक है इस समय? तो आपको यदि याद हो तो वहां समुद्रगुप्त चल रहे हैं शासन में, यानी इस समय इस रीजन, और आप उत्तर का रीजन देखें तो यहाँ कौन है, और यहाँ अलग बना ले आप, यहाँ वकाटक चल रहे हैं, यहाँ गुप्त सत्ता है, और यहाँ कौन है आपके? क्षत्रप है। तो ऊपर इस समय देखा जाए गुप्तों में कौन है? समुद्रगुप्त देखने को मिल रहे हैं। तो इनके समुद्रगुप्त के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। इनके समुद्रगुप्त के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। ठीक है। अब इनका पुत्र आएगा पृथ्वीसेन प्रथम, चौथा शासक लिखें आप। पृथ्वीसेन फर्स्ट। गद्दी पर बैठेगा वो 360 से 385। कौन है इस समय शासन? 85 बोल दिया हमने, यानी गद्दी पर कौन आ चुका है? गद्दी पर आपको देखने को मिलेंगे अब कौन? अब आपको विक्रमादित्य द्वितीय देखने को मिलेंगे। तो अब ये क्या करता है, ये तो क्लियर है ये कौन है, ये पुत्र है रुद्रसेन का। तो इसमें लिखेंगे आप पृथ्वीसेन क्यों लिखेंगे, यह है अपने पुत्र, यह है अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह किससे करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य थे, उनको उपाधि मिली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री से करता है। मतलब चंद्र अपना इस लड़का का नाम हो गया रुद्रसेन द्वितीय, और शादी करता है चंद्रगुप्त की पुत्री से, विवाह करता है या विवाह होता है, विवाह किया। और इसकी पुत्री का नाम क्या है तो वो भी लिख लो आप। हमने आपको कल बताया था, क्या था? प्रभावती था। तो प्रभावती का ही हमें ताम्रपत्र पूना अभिलेख ही मिले हैं, प्रभावती गुप्त। ठीक है। अब प्रभावती गुप्त हो गए हैं, और अब अगला शासन कौन बैठेगा? रुद्रसेन द्वितीय बनेगा, यही तो इसका लड़का है। तो इसको हम यहाँ रब कर दे रहे ताकि हम उसको बता पाएँ। अभी सब बकाटक वंश ही चल रहा है ना, हम मिटा भली दिया है। तो अगला शासक कौन बनेगा? अब अगला शासक देखने को मिलेगा आपको रुद्रसेन द्वितीय। द्वितीय कितना समय? 5 साल के लिए ही बैठता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। 385 से 90 तक रहता है, 390 तक। एक पॉइंट लिखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद है। है ना? और इसकी पुत्री कौन है? इसकी मतलब चंद्रगुप्त की पुत्री बता रहे हैं। गुप्त। और इनसे 2 बच्चे पैदा हुए। एक का नाम था दिवाकर
और एक का था दामोदर। दिवाकर की मृत्यु हो जाती है 405 में, इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये 410 से लेकर 440 एडी तक रहता है। ये आपने यहाँ तक जाना रुद्रसेन द्वितीय के बारे में। तो प्रभावती गुप्त क्या करती है, प्रभावती इन दोनों पुत्र की संरक्षिका बन के शासन करती है। तो लिखेंगे प्रभावती गुप्त इन दोनों पुत्रों की संरक्षिका बनकर शासन करती है, ठीक है। अब अगले शासक बनेंगे हम दामोदर गुप्त। तो अगले शासन हम नाम लिखेंगे प्रवरसेन द्वितीय, क्योंकि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन देखने को मिला, छठवां लिखा रहे हैं हम आपको, प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन प्रथम मिला था आपको, तो लोग अपने जो भी उस वंश में सबसे शक्तिशाली होता है उसके नाम पे ही नाम रखते हैं। तो प्रवरसेन द्वितीय नाम रखा गया। है कौन जे इसका है तो आपका दामोदर ही है ये, पर गद्दी पर बैठता है वो प्रवरसेन द्वितीय के नाम पे, क्योंकि इनके घर पुराने जो है उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए हुए, इसलिए इसके नाम पर नाम रखा गया है। 410 से लेकर 440 तक गद्दी बैठते हैं। इस समय भी अभी कौन है, 415 तक आप ध्यान दें तो अभी चंद्रगुप्त द्वितीय है गद्दी पर, ठीक है ना। तो क्योंकि इसकी पुत्री भी पढ़ी लिखी है, प्रवरसेन की माता भी पढ़ी लिखी है, तो ये भी क्या होगा, पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। अब राजधानी, ये अपनी राजधानी परिवर्तित करता है। यह है अभी तक राजधानी सब नंदी बर्मन चल रही है, तो लिखेंगे यह राजधानी नंदी वर्धन से प्रवरपुर परिवर्तित करता है, यानी एक नया नगर बसाता है। यहाँ लिख लें, नया नगर बसाया था और उसी को राजधानी बनाता है। एक फैक्ट देखा आपने। दूसरा फैक्ट ये देखेंगे, ये हम रब कर रहे हैं साइड का, कि इसकी माता पढ़ी लिखी है, तो इसने एक सेतु बंद नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे इसने सेतु बंद नामक ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा था। अब क्योंकि आप देख रहे हैं नवरत्नों में कालिदास है, तो कालिदास इसके काल में यहाँ आए थे, तो लिख सकते हैं कालिदास ने इनके दरबार की यात्रा की, देखने आएंगे, क्योंकि इनका नाती है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो उनके नवरत्न है तो देखने तो आएंगे। तो लिखेंगे इनके दरबार में, या कालिदास ने इनके दरबार, कालिदास इनके दरबार में आया था, ऐसा लिख लें, इनके दरबार की यात्रा की, इनके दरबार की यात्रा की। अब समझेंगे क्यों यात्रा की होगी, यात्रा की क्योंकि भैया ये प्रवरसेन कौन है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का नाती हुआ, क्योंकि लड़की का बेटा है। तो नवरत्नों में कौन शामिल है, कालिदास है, तो देखने आएंगे कि ये शासन चला रहा है कि नहीं चला रहा है, क्योंकि उसके दामाद तो पहले ही उनका मर चुके हैं, समझ गए ना। अब इसके साक्ष्य हम यहाँ पढ़ रहे हैं इतना सारा, तो इसके साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश से मिले हैं। किसके, प्रवरसेन द्वितीय के क्या साक्ष्य मिले हैं, इनके साक्ष्य, या ऐसा कह सकते हैं अपन, इनके शिलालेख, साक्ष्य के रूप में क्या मिले हमें, इनके शिलालेख बालाघाट, मध्य प्रदेश के सारे दक्षिण जिले, बालाघाट, सिवनी और कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से मिले हैं। ये हो गए आपके प्रवरसेन द्वितीय। अब 2 शासक और लिखेंगे और इसको हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। प्रवरसेन
सेन द्वितीय का लड़का आता है नरेंद्र सेन, केवल गिनती में लिखेंगे और लास्ट शासक को लिखेंगे। ये सारा वंश हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूरा डिटेल से यहाँ करा दिया है, अब इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सातवें शासक आते हैं नरेंद्र सेन, गद्दी पर बैठते हैं और इनका समय देखा जाए तो 340 से यानी 440 से 460 में चल रहा है, यानी इस समय स्कंदगुप्त गद्दी पर आ चुके हैं, क्योंकि 455 के बाद से स्कंदगुप्त गद्दी पर है, यानी कुमार गुप्त का भी शासन देखा इसने और कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त का भी देखा। और पुत्र किनका है? प्रवर सेन द्वितीय का पुत्र है। आप लिख ले अंतिम शासक, जिनका नाम है पृथ्वी सेन द्वितीय। पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से लेते हैं और 480 तक रहते हैं। लगभग हमने जैसा कहा था 250 वर्ष से 500 वर्ष तक इनका शासनकाल देखने को मिलता है, यानी 250 वर्ष तक हमें वाकाटक वंश का दक्षिण में देखने को मिलता है। इनके बारे में 2 तथ्य लिखेंगे, दोनों मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। देखेंगे बालाघाट अभिलेख में से बालाघाट अभिलेख में इसे परम भागवत कहा गया। दूसरा तथ्य लिखेंगे इसी लेख में वाकाटक वंश की लक्ष्मी, वाकाटक वंश की लक्ष्मी, विलुप्त लक्ष्मी, क्योंकि सत्ता कमजोर की तरफ बढ़ रही है, विलुप्त लक्ष्मी का पुनरुद्धार किया गया। लक्ष्मी का किया था। तो ये 2 बातें लिखी हैं, मध्य प्रदेश से संबंध है। इस तरीके से हमने वाकाटक वंश को आज कंप्लीट किया। इसके सामंत अब देखेंगे हम अगली क्लास में। बादामी के, चलो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया। तो इसमें आपने मोटा मोटा क्या जाना कि दक्षिण में विदर्भ वाले क्षेत्र में इनका शासन था। शुरुआत में जो बिंद शक्ति मूल शाखा है, इसने आपके मालवा के पूर्व में, मालवा क्यों नहीं बोला, मालवा में तो अभी शक है, पश्चिमी शक है, तो मालवा के पूर्व से यानी बुंदेलखंड या बिंद क्षेत्र से में इन्होंने शुरुआती शक्ति का प्रसार किया। इसके बाद प्रवर सेन आया तो उसने बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक शक्ति का प्रसार किया। 4 अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। इसके बाद एक आपका वाजपेयी यज्ञ हो रहा है, सम्राट महाराज जैसी उपाधि धारण कर रहा है, समझ रहे हैं। इसने अपने पुत्रों का विभाजन किया, गौतमी पुत्र कर दिया और इसके साथ साथ सर्वसेन कर दिया। गौतमी पुत्र की शादी होती है नागवंश की पुत्री से, उससे होते हैं रुद्रसेन प्रथम पैदा। रुद्रसेन प्रथम के समय उत्तर में गुप्त के समुद्रगुप्त है, दोनों का मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसके बाद पृथ्वी सेन गद्दी बैठते हैं, वो अपने पुत्र की शादी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री से कर देते हैं, यानी रुद्रसेन द्वितीय से वो दामाद हो जाता है, परंतु वो 5 साल के बाद मर जाता है और उनके 2 पुत्र होते दामोदर दिवाकर, छोटे छोटे होते तो प्रभाकर गुप्त उसकी संरक्षिका बन जाती है। इसके बाद दामोदर ही प्रवर सेन द्वितीय के नाम पर गद्दी में बैठता है, पढ़ा लिखा होता है, राजधानी बदलता है, एक नया शहर बसाता है, सेतु बंद नामक ग्रंथ भी लिखता है। कालिदास इसके दरबार में आते हैं। इसके हमें एविडेंस MP के बालाघाट, आपके छिंदवाड़ा, सिमरी से मिलते हैं, क्या कह सकते हैं आप, शिलालेख वगैरह। इसके बाद नरेंद्र सेन आते हैं, जिसका पुत्र होता है अंतिम शासक पृथ्वी सेन द्वितीय, हमें देखने को मिलते हैं। इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे, सारे नोट्स बनाएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आज के लिए धन्यवाद।